नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरंभ इंस्टीट्यूट में। करंट अफेयर्स में आज की न्यूज है, भारत को 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व मिला है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल किया गया है। इस तरह यह भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बना है। न्यूज ये है, हाल ही में चीन के हांगझोउ में आयोजित हुई थी 5वीं विश्व बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस। इसमें घोषणा की गई कि विश्व के 21 देशों में फैले हुए 26 बायोस्फीयर रिजर्व्स को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया जाएगा। यह निर्णय लिया गया था यूनेस्को के मैब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की 37वीं बैठक, जो कि पेरिस में हुई थी। वहां पर यह निर्णय लिया गया था। इस घोषणा के साथ भारत के पास अब 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में दर्ज हो गए हैं। 13वां जो बायोस्फीयर रिजर्व बना है वो है कोल्ड डेजर्ट। ये पहला उच्च हिमालयी शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसे वैश्विक स्तर पर इस सूची में मान्यता मिली है। तो पहले जान लेते हैं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व ये संरक्षण क्षेत्र हैं। ये काम करते हैं जैव विविधता संरक्षण में। साथ ही साथ जो स्थानीय समुदाय हैं उनके सतत विकास के लिए कार्य करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है, संरक्षण क्षेत्र है, जो कि कार्य करता है जैव विविधता संरक्षण के लिए, और इसमें स्थानीय समुदायों के सतत विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इनमें स्थलीय, समुद्रीय या तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल किए जाते हैं। यानी कि इसमें स्थल या समुद्र या फिर तटीय किसी भी तरीके का पारिस्थितिकी तंत्र शामिल किया जा सकता है, जो कि जैव विविधता संरक्षण, संसाधनों के सतत प्रयोग, अनुसंधान, शिक्षा और पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। अब जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके अंतर्गत 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है कोर एरिया। कोर एरिया से लगा हुआ इसके चारों ओर होता है बफर जोन, और उसके चारों ओर होता है संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन। ये जो जोन बनाए जाते हैं इनमें अलग अलग तरीके की एक्टिविटी है। जो कोर एरिया है यानी कि जो केंद्रीय क्षेत्र है, यह संरक्षण के लिए कार्य करता है, जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य करता है, और यहाँ पर सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधानों की अनुमति होती है। इसके अलावा किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होती। बफर जोन की बात करें तो बफर जोन अनुसंधान, शिक्षा, पर्यावरण के अनुकूल जो भी गतिविधियां हैं वो यहाँ पर कैरी आउट की जा सकती हैं। तीसरा जो संक्रमण क्षेत्र है या ट्रांजिशन एरिया है, ये स्थानीय समुदाय के लिए इसके सतत आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, वन प्रबंधन आदि की यहाँ पर अनुमति होती है। तो ये हमने जाना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो न्यूज़ ये है कि इस वर्ष यूनेस्को ने 21 देशों में फैले हुए 26 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं, जो कि पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक हैं। यानी कि एक साल में इतने ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व पिछले 20 सालों में कभी भी डिक्लेयर नहीं किए गए। तो अब 142 देशों में 785 बायोस्फीयर रिजर्व्स ग्लोबली स्थापित हो चुके हैं, जो कि विश्व के लगभग 5% हिस्से की रक्षा कर रहे हैं। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो ग्लोबल नेटवर्क है उसके अंतर्गत दुनिया का लगभग 5% क्षेत्रफल आता है। इस वर्ष जो 26 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं उनमें से 6 देश ऐसे हैं जिनमें पहला बायोस्फीयर रिजर्व इन देशों को मिला है। इन देशों के नाम है अंगोला, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, आइसलैंड, ओमान और ताजिकिस्तान। ये 6 देश ऐसे हैं जिन्हें पहला कोई बायोस्फीयर रिजर्व इस ग्लोबल नेटवर्क में मिला है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर बात करें तो यह
भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय स्तर पर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। स्थिति इसकी है हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत पर्वतीय पठार, ग्लेशियल घाटियां, अल्पाइन झीलें और शुष्क मरुस्थल शामिल हैं। यह विश्व नेटवर्क में शामिल सबसे ठंडे और शुष्क पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। क्षेत्रफल इसका लगभग 7,770 स्क्वायर किलोमीटर है और ऊंचाई यहाँ की है 3300 मीटर से लेकर 6600 मीटर तक, यानी 3,300 मीटर से लेकर 6,600 मीटर तक की ऊंचाई इसमें है। यहाँ के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ एक पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, चंद्रताल झील है, सरचू है, किव्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये यहाँ के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ये प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं। बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो फ्लोरा की यहाँ पर 732 प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि वनस्पतियों की 732 प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिसमें से 30 तो एंडेमिक यानी स्थानिक हैं और 157 नियर एंडेमिक लगभग स्थानिक हैं। इसी तरीके से अगर फौना की बात करें तो यहाँ पर हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड एक यहाँ की जो प्रमुख प्रजाति है। इसके अलावा हिमालय आइबेक्स, भरल यानी ब्लू सीप, रेड फॉक्स, हिमालयन स्नोकॉक और गोल्डन ईगल ये यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। मानवों की अगर बात की जाए, चूंकि बायोस्फीयर रिजर्व में लोकल कम्युनिटीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो मानवों की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में लगभग 12,000 लोग निवास करते हैं, जिनकी आजीविका पारंपरिक पशुपालन है। यहाँ पर मुख्यतः याक और बकरियों की चराई की जाती है। कुछ जगहों पर जौ और मटर की खेती भी की जाती है। साथ ही साथ यहाँ की जो प्रमुख आजीविका है वो है तिब्बती औषधीय प्रथाओं पर निर्भर होना। तिब्बती जो औषधि प्रथाएं हैं उनमें जो जड़ी बूटियां हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिससे यहाँ के कई लोग आजीविका प्राप्त करते हैं। प्रबंधन की बात की जाए तो इस क्षेत्र में कई सारे बौद्ध मठ हैं, तो इन बौद्ध मठ की परंपराओं से यहाँ प्रबंधन होता है। साथ ही साथ यहाँ की सामुदायिक परिषदें कुछ नियम निर्धारित करती हैं, उन नियमों का यहाँ के लोग पालन करते हैं। अब इस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि यूनेस्को की मान्यता से इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी, जिससे पर्यटन में बढ़ावा होगा, वैज्ञानिक अनुसंधानों में बढ़ावा होगा, साथ ही साथ संरक्षण के प्रयासों में थोड़ा और मदद मिलेगी। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि हम सभी जानते हैं बहुत ही संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है, इसकी सुरक्षा में कुछ नए आयाम जोड़े जा सकेंगे। यहाँ की फ्लैगशिप प्रजाति है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ इस क्षेत्र की एक फ्लैगशिप प्रजाति है, जिसके संरक्षण में कई सारे काम किए जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र में स्थानीय आजीविका और पारंपरिक ज्ञान को प्रोत्साहन देते हुए सतत पर्यटन का विकास भी किया जा सकेगा। अब बात करते हैं अभी तक यूनेस्को की जो लिस्ट थी उसमें भारत के शामिल बायोस्फीयर रिजर्व्स की। तो 2025 में हाल ही में जो 13वां बायोस्फीयर रिजर्व इस लिस्ट में शामिल हुआ है वो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बात करते हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शुरुआत हुई थी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से, जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला। वर्ष 2000 में शामिल हुआ था। इसका क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके बाद वर्ष 2001 में भारत के 2 बायोस्फीयर रिजर्व इस लिस्ट में शामिल हुए, जिसमें मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु का और सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल का। साथ ही 2004 में उत्तराखंड का नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हुआ। 2009 में 3 बायोस्फीयर रिजर्व इस लिस्ट में शामिल हुए, जिसमें ओडिशा का सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और मेघालय का नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हुए। 2012 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में फैला हुआ अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किया गया। 2013 में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किया गया। 2016 में अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और केरल का शामिल किया गया। इसी तरह 2018 में सिक्किम का कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व और 2020 में मध्य प्रदेश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व,
इस तरीके से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से 3 बायोस्फीयर रिजर्व इस सूची में शामिल हैं। पंचमढ़ी, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु से भी 3 शामिल हैं, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन 2 राज्यों से 3 बायोस्फीयर रिजर्व इस लिस्ट में शामिल हैं। तो ये हमने देखा जो भारत के 13 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी लिस्ट को। तो ये हमने देखा भारत के जो 13 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स इस लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें उनके बारे में हमने जाना। तो आज के वीडियो में हमने बात की बायोस्फीयर रिजर्व्स की में किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, इस चीज़ के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो है रामसर साइट्स को लेके, क्योंकि हाल ही में भारत को 2 नई रामसर साइट्स भी मिली हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।